रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम हो रहा हो 3 अगस्त का, ये थर्ड शिफ्ट है। अब हम ये 3 तारीख का थर्ड शिफ्ट का एक एक सवाल का डिटेल में सॉल्यूशन करा रहे हैं, डिस्कशन करा रहे हैं। आप गौर से सुनिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करिए, और औरों को जिनका एग्जाम है बाद में उनको शेयर कीजिए। अब हम पहले क्वेश्चन पर चल रहे हैं कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो अभी 165वीं जयंती मनाई गई है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का 2026 में। उनका जन्म हुआ था कब? तो 7 मई 1861 को। अब रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ा हुआ एक बात है कि असहयोग आंदोलन के दौरान जब वस्त्र जलाए जा रहे थे तो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था कि ये वस्त्रों का निठुर बर्बादी है, जो कि असहयोग आंदोलन के समर्थकों ने कहा था कि ब्रिटिश वस्तुओं के साथ यह उत्तम व्यवहार है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है कि वर्ष 2026 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है किसे? तो पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया है? तो एन राजम को। किसे सम्मानित किया गया है? तो एन राजम को सम्मानित किया है। किसे? तो एन राजम को सम्मानित किया है। किसे सम्मानित किया गया है? तो एन राजम को। अब नेक्स्ट सवाल, एन राजम। अब एन राजम को ही केवल नहीं सम्मानित किया गया है यहाँ पे, ये पद्म क्या है? भूषण में किसको दिया गया है? पद्म भूषण किसको? एन राजम को सम्मानित किया गया है। रोहित शर्मा को पद्म श्री दिया गया है। पद्म भूषण या पद्म विभूषण है, रोहित शर्मा क्या मिला है? तो पद्म श्री, जो तीसरे नंबर का है। अब उसके बाद बाबू, अब देखिए मरणोपरांत सनी देओल को क्या दिया गया है? सनी देओल के अभी जो पिताजी थे धर्मेंद्र सिंह देओल, उनको क्या दिया गया है? पद्म विभूषण। क्या दिया गया है? पद्म विभूषण दिया गया। पद्म विभूषण दिया गया है। तो ये क्या है? पद्म विभूषण किसको किसे दिया है? तो एन राजम, फिर सनी देओल के पिता क्या है? धर्मेंद्र सिंह देओल। और उनके बाद यहाँ देखिए इस बार पद्म विभूषण कई लोगों को मिला है। तो पद्म विभूषण मिला है कितने लोगों को? 5 लोगों को। अब एग्जाम में अलग अलग तरीके से आएगा कि पद्म पुरस्कार कितने लोगों को मिला है? तो पद्म पुरस्कार टोटल 131 लोगों को मिला है। तब पद्म पुरस्कार के 3 श्रेणियां होता है, पहला पद्मश्री, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा पद्म विभूषण। तब पद्म विभूषण को सबसे ज्यादा इज्जत होता है, यानी भारत रत्न के बाद किसको इज्जत है? कोई अगर सिविलियन अवार्ड है तो सबसे बड़ा भारत में कौन है? तो भारत रत्न। दूसरे नंबर पर क्या है? तो पद्म विभूषण। उसके बाद पद्म भूषण, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर आ गया ना फिर पद्मश्री। तो पद्मश्री तो रोहित शर्मा को मिला है। अब देखिए 5 लोग जिनको क्या मिला है? तो पद्म विभूषण, जो भारत रत्न के बाद सेकंड है ना सिविलियन अवार्ड, वो किसको किसको मिला है? 5 लोगों का। 5 लोगों का नाम और राज्य और क्षेत्र ध्यान रखना है। तो देखिए धर्मेंद्र सिंह देओल को मरणोपरांत, जो सनी देओल के पिता है धर्मेंद्र देओल पहले नंबर पर, इनको मरणोपरांत किस राज्य से थे? तो महाराष्ट्र से, मुंबई से। अब देखिए बाबू उसके बाद केटी थॉमस सार्वजनिक मामले में मिला है, पब्लिक अफेयर, और किस राज्य से? केरला से। एन राजम कला के क्षेत्र में कहां से थे? तो उत्तर प्रदेश से। अब पी नारायणन साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में कहां से? तो केरला से। और क्या है? बी एस अच्युतानंदन को मरणोपरांत मिला है सार्वजनिक मामले में, पब्लिक अफेयर में। ये कहां से था? थाने थे, कहां से? केरला से। अब बाबू बहुत ध्यान समझ लीजिए कि पद्म विभूषण 5 लोगों को मिला है, उसमें से 3 अकेले किस राज्य के हैं? केरला के। अब फिर से आपको नाम बता दे रहे हैं एक बार, धर्मेंद्र सिंह देओल जिनको मरणोपरांत मिला है कहां? महाराष्ट्र के थे। केटी थॉमस जिनको पब्लिक अफेयर के मामले में मिला है कहां से? केरला से। और फिर क्या है? एन राजम उत्तर प्रदेश से। फिर पी नारायणन साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में कहा? केरला से। और पी अच्युतानंदन सार्वजनिक मामले पब्लिक अफेयर से कहां से? केरला से। तो इस बार पद्म विभूषण जो मिला है 5 लोगों, उसमें से 3 लोगों किसका? केरला से ही है। एक उत्तर प्रदेश से, एक कहा? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से धर्मेंद्र सिंह देओल, और उत्तर प्रदेश से एन राजम, और केटी थॉमस कहा? केरला से। और पी नारायणन केरला से। बी सच्चिदानंदन कहा? केरला से। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। और 13 लोगों को क्या मिला है? पद्म भूषण, और 113 लोगों को पद्मश्री, जिसमें से पद्मश्री में एक रोहित शर्मा भी हैं। अब बाबू नेक्स्ट सवाल यहाँ देखिए बहुत गौर से कि एक ही जहाज में 6008 कारों को लोड करके करने का रिकॉर्ड, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाला भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। ऐसे भी सवाल आता है कि मुंद्रा पोर्ट किस राज्य में है? तो गुजरात में। और इसको ऑन कौन करता है, यानी इसका मालिक कौन है अभी मुंद्रा पोर्ट को? तो अडानी पावर। इसका मालिक कौन है? अडानी पावर। और इसने 6008 कारों को लोड करके भेजने का क्या बना दिया है? तो राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया गया। अब नेक्स्ट सवाल पर आते हैं कि देखिए यहाँ पर कह रहा है नीमहंस मुख्य रूप से निम्नलिखित किस चिकित्सा और अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित है? तो ये किससे है? तो मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संबंधित है। नीमहंस जो मुख्य रूप से चिकित्सा अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मानसिक स्वास्थ्य और फिर तंत्रिका विज्ञान, अगर इंग्लिश में कहें इसको तो मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस से संबंधित है। कौन? नीमहंस। ध्यान रखना है, नीमहंस। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ओपन, क्या है सवाल? ऑस्ट्रेलिया ओपन में से किसका एक हिस्सा है? ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है किसका एक हिस्सा है? तो आप देखिए ग्रैंड स्लैम का हिस्सा कौन है? ऑस्ट्रेलिया ओपन। ग्रैंड स्लैम का हिस्सा कौन है? ऑस्ट्रेलिया ओपन। अब बाबू जो ग्रैंड स्लैम है किसका हिस्सा है? ऑस्ट्रेलिया ओपन का। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है दुनिया के 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंटों में से क्या है? एक है। अब ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया ओपन तो सबसे पहला है, उसके बाद ये चार ये होते हैं टेनिस टूर्नामेंट,
ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जो होते हैं वो 4 होते हैं। पहला क्या होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा क्या होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन, चौथा क्या होता है यूएस ओपन। आप फिर से सुनिए, सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन और चौथा यूएस ओपन होता है। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है वो कब होता है, तो जनवरी में। ऑस्ट्रेलियन ओपन कब होता है, जनवरी में। और जो फ्रेंच ओपन होता है मई से जून में होता है, फ्रेंच ओपन मई से जून में। और विंबलडन ओपन जो होता है वो विंबलडन ओपन कब होता है, जुलाई में। विंबलडन ओपन कब होता है, जुलाई में। और जो यूएस ओपन होता है अगस्त से सितंबर में होता है। यूएस ओपन कब होता है बाबू, अगस्त से सितंबर तक। ये तीनों का, चारों का महीना भी पूछा जाता है, किस महीने में ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसके साथ ये पूछा जाता है कि किस तरह कहां पर खेला जाता है। तो जो बाबू ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन है जो लास्ट लास्ट वाला, वो दोनों कहां, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और जो फ्रेंच ओपन है वो क्ले कोर्ट, अब क्ले मतलब क्या होता है, क्ले मतलब गीला मिट्टी पर खेला जाता है। तो ये जो फ्रेंच ओपन है कहां पर खेला जाता है, तो गीला मिट्टी पर खेला जाता है। और विंबलडन ओपन जो है कहां, ग्रास कोर्ट पर, घास पे खेला जाता है। ग्रास मतलब घास, ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। कौन सा ओपन, तो विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन होता है कहां, लंदन में। फ्रेंच ओपन फ्रांस में, और आपको यूएस ओपन पता है यूएसए में। ऑस्ट्रेलिया ओपन ऑस्ट्रेलिया में होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल बाबू, यहाँ देखिए, अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हमने लिख दिया है पहले से, क्या है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन जो हुआ है उसके विजेता कौन कौन है। तो यहाँ पर गौर से देख लीजिए, पढ़ लीजिए कि पुरुषों में कौन है, कार्लोस अल्काराज, और महिला में कौन है, तो एलेना राबाकिना। ये याद करके जाना है। एलेना राबाकिना कहाँ के, तो कजाकिस्तान के। और कार्लोस अल्काराज कहाँ के, तो स्पेन के। ये देश भी याद रखना है। और कार्लोस अल्काराज ने हराया किसको है, तो नोवाक जोकोविच के, जो कहाँ के थे, सर्बिया के। एलेना रेबाकिना कजाकिस्तान के हैं। इन्होंने हराया किसको है, तो बेलारूस के आर्यना सबेलेंका को। आर्यना सबेलेंका को, जो किस देश के हैं, बेलारूस के। बेलारूस कहाँ है, पिछले ही वीडियो बताए हैं तो बार बार नहीं बताएंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ बाबू, अब कह रहा है कि मार्टिन का मिलाने कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक किस देश ने कुल 41 पदक जीत कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। यानी मिलोना कोर्टिना में जो 2026 में शीतकालीन ओलंपिक हुआ है उसमें से 41 पदक जीतकर कौन सा पॉइंट टेबल को टॉप किया है, कौन सा देश, तो नॉर्वे। कौन सा देश टॉप किया है बाबू, तो नॉर्वे। टोटल कितना पदक, 41 पदक जीता है। जिसमें से कितना, ये कितना है, तो जिसमें से पदक क्या है, जिसमें से कुल 41 पदक है, जिसमें से 18 क्या है, तो गोल्ड मेडल। जिसमें से 18 क्या है बाबू, गोल्ड मेडल। जिसमें से 18 क्या है, तो गोल्ड मेडल है। जिसमें से 18 गोल्ड मेडल है, और 12 क्या है, रजत, और 11 क्या है, तो कांस्य पदक है। अब नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। सबसे टॉपर कौन है, तो नॉर्वे। सबसे टॉप पर कौन है, नॉर्वे। दूसरे स्थान पर कौन रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। कुल कितना मेडल जीता है, तो 33। तब नॉर्वे और यूएसए की याद रखिए। कौन वाला शीतकालीन ओलंपिक, कोर्टिना जो इटली में हुआ है, सो, और कोर्टिना मिलोन इटली में ही है, तो ध्यान रखिएगा। मिलोन बोले हैं, मिलोनी नहीं, ऐसे मिलोनी भी वही के हैं। आप देखिए बाबू, मिलोनी इटली का प्रधानमंत्री हैं। अगस्त 2026 में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया गया, कौन पदभार ग्रहण किया है, यानी कौन उसका अध्यक्षता, मैंने अध्यक्ष कौन बना है, तो आप ध्यान रख लीजिए कि कौन है, अलका नागिन अरोरा। अलका नागिया अरोरा कौन बने हैं, तो अलका नागिया अरोरा। कौन बने हैं, तो अलका नागिया अरोरा। कौन बने बाबू, अलका नागिया अरोरा। कौन बने हैं, तो अलका नागिया अरोरा। कौन बने हैं, अलका नागिया अरोरा। ये बात को पूरी तरह से याद कर लीजिए, अलका नागिया और अरोरा। अब उसके बाद नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं कि नेक्स्ट सवाल क्या है, कि नेक्स्ट सवाल यहां देख लीजिए कि क्या है, कि ये थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए, वर्ष 2026 में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी कहते हैं के द्वारा आयोजित इंडिया इंपैक्ट समिट जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, उसमें वो कहां पर आयोजित किया गया था, तो भारत मंडपम में। वो आयोजित किया गया, कहां पर किया गया था, भारत मंडपम, प्रगति मैदान में। और कहां पर आयोजित किया गया था, भारत मंडपम में। कहां पर, तो ध्यान रखिए, भारत मंडपम में। उसके बाद बाबू आपको यह ध्यान रखना है कि भारत मंडपम में तो आयोजित किया गया था, लेकिन यशोभूमि कहां पर है, तो ये दिल्ली में ही है। यशोभूमि कहां पर है, दिल्ली भवन में, दिल्ली में ही है। और लाल किला कहां है, वो आप जानते हैं, दिल्ली में ही है। अब उसके बाद बाबू एआई इंपैक्ट समिट जो चर्चा में रहा था, किसके कारण, तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कारण। तो कहां पर हुआ था, भारत मंडपम में। और ऐसे पूछेगा कि एआई इंपैक्ट समिट हुआ था कहां, तो दिल्ली में। अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भाग पुरुष प्रजनन या निषेचन तंत्र का से संबंधित नहीं है, यानी कोई एक है जो पुरुष प्रजनन तंत्र या निषेचन तंत्र से संबंधित नहीं है, एक है जो संबंधित नहीं है, बाकी सब पुरुष प्रजनन तंत्र संबंधित है। शुक्राणु यानी स्पर्म क्या होता है, तो पुरुष से प्रजनन तंत्र संबंधित है। टेस्टिस यानी वृषण क्या होता है, तो पुरुष से संबंधित है। शुक्रवाहिका यानी वॉस डिफरेंस ये क्या होता है, पुरुष प्रजनन तंत्र से संबंधित है। लेकिन डिम्ब वाहिनियां जिसको फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं, तो फ्लोपियन ट्यूब किसमें होता है, फीमेल में। तो फ्लोपियन ट्यूब किससे संबंधित है, फीमेल प्रजनन तंत्र से, ना कि पुरुष। पुरुष से कौन कौन था, शुक्राणु यानी स्पर्म, टेस्टिस यानी वृषण, और वॉस डिफरेंस यानी क्या, तो शुक्रवाहिका किससे संबंधित है, तो ये पुरुष प्रजनन तंत्र संबंधित है। अब उसके बाद बाबू नेक्स्ट सवाल यहां देख लीजिए कि क्या है, कि पेड़ के तने की मोटाई में वृद्धि के लिए कौन
जिम्मेदार है? तो पेड़ के तने की मोटाई यानी चौड़ाई के वृद्धि के लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो कौन सा ऊतक? तो आप जानते हैं पादप ऊतक कई तरह के होते हैं, दो तरह के, एक सरल और एक क्या होता है, जटिल। तो सरल में कौन कौन सा है? तो पीसीएस दिखाया, ठीक है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और एक जो होता है जटिल, उसमें जटिल ऊतक कितने प्रकार के? दो प्रकार के। उसमें कौन कौन सा? जाइलम और फ्लोएम। अब यहाँ पर कह रहा है कि पेड़ के तने की मोटाई यानी चौड़ाई में वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो इसको क्या कहते हैं? पार्श्व विभिजोतक। और याद रखिए इंग्लिश में भी, क्योंकि कई बार ऑप्शन में इंग्लिश में ही लिखा रहता है, तो क्या बोलते हैं बाबू? लेटरल मेरिस्टेम या कैम्बियम बोला जाता है। अब एक बात और ध्यान रखिए कि ये तो चौड़ाई यानी मोटाई में वृद्धि करने के लिए, अगर पेड़ पौधे के लंबाई में वृद्धि करने के लिए कौन सी कोशिका जिम्मेदार है, कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो शीर्षस्थ विभिजोतक यानी एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम। तो इंग्लिश हिंदी इसको दोनों में याद रखना है, क्योंकि कई बार इंग्लिश में भी दे देता है। अब गौर से देखिए कि अभी हम आपको बता दिए कि शीर्षस्थ यानी पौधे की लंबाई में बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो शीर्षस्थ विभिजोतक। और नारियल के जो छाल होता है, छाल जो ऊपर वाला होता है, हस्त जिसे भूसा कहते हैं, किस मृत ऊतक, मृत स्थायी ऊतक द्वारा बना होता है? तो क्या है? दृढ़ ऊतक यानी स्क्लेरेन्काइमा के द्वारा बना होता है। किसके द्वारा? तो स्क्लेरेन्काइमा के द्वारा। जाइलम का कार्य होता है तो वाटर और मिनरल को परिवहन करना, यानी जल और मिनरल्स को, यानी लवण और खनिज को क्या करना? पानी और खनिज लवणों का करना, तो पौधे के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाना, जिसको वही परिवहन करना कहते हैं। करना किसका काम है? तो जाइलम को। जाइलम को जल, ऐसे सीधा जाइलम को जल, और फ्लोएम से क्या है? जो फूड बनता है, खाना बनता है, उसको ट्रांसपोर्ट कौन करता है? तो फ्लोएम। अब नेक्स्ट सवाल बाबू यहाँ देखिए कि पानी में डूबी हुई लोहे की कील और पानी से भरे बर्तन की तल्ली थोड़ा सा ऊपर दिखी हुई प्रतीत होती है, यह किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है? तो यहाँ पर देखिए, बताइए कि पानी में डूबी हुई किस घटना के कारण? तो जब प्रकाश किसी चीज के अंदर हेल के अगर उसमें कुछ परिवर्तन कराता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बाबू? प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन जब प्रकाश को लौटा देता है तो उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब वापस लौटा दिया था प्रवर्तन। बाबू जब क्या कर रहा है? बाल्टी का तली ऊपर दिख रहा है, यानी प्रकाश अंदर हेल गया है, तो प्रकाश जब अंदर हेल गया तो उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन। तो सिक्का उठा हुआ किसके कारण दिखता है? तो प्रकाश का अपवर्तन। बाल्टी का तल्ली उठा हुआ किसके कारण दिखता है? तो प्रकाश का अपवर्तन। अब मछली जो होती है अपना वास्तविक ऊंचाई से किसके कारण ऊपर दिखता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं, देखिए। और परावर्तन आप समझते हैं ना, जब प्रकाश किसी तल से टकरा कर वापस लौट जाती है तो उसको प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। आप देखिए रात के समय आकाश में तारे टिमटिमाना कारण क्या है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्या होता है? किसी कारण होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन। क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन, क्योंकि वायुमंडल में हो रहा है प्रवर्तन, यानी टकरा कर लौटने घटना नहीं हो रहा है। क्या होता है? ये पार कर जाता है, यानी अंदर घुस जाता है। उसी कारण तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो आकाश में तारों का टिमटिमाने के कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन। देखिए अब बाबू नेक्स्ट सवाल क्या करे? गर्मियों के दिनों में रेगिस्तान या पक्की सड़कों पर पानी होने का भ्रम होने लगता है, जिसे क्या कहते हैं? मरीचिका कहते हैं। यह किस घटना के कारण होता है? तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन कहते हैं। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? तो TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। अब नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, देखिए केंद्रीय बजट क्या है? केंद्रीय बजट 2026-27 में भारी उद्योग में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन कैप्चर या यूटिलाइजेशन एंड द स्टोरेज CCUS तकनीकी के वास्ते अगले 5 वर्षों में कुल कितने करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है? सरकार ने भारी उद्योग एवं कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, भारी उद्योग में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के लिए तकनीकी के वास्ते, यानी ऐसा तकनीकी को ढूंढे, यानी कोई ऐसा टेक्नोलॉजी खोजे जिससे क्या हो? भारी उद्योग में कार्बन उत्सर्जन काफी कम हो या फिर ना हो। इसके लिए टेक्नोलॉजी खोजने के लिए कितना राशि आवंटित किया है सरकार ने? तो बाबू कितना राशि आवंटित किया है सरकार ने? तो 20,000 करोड़। कितना? तो 20,000 करोड़। कितना? 20,000 करोड़ आवंटित किया है। अब नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देखिए, अब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र जिसे C से डिनोट किया जाता है कि रखी वस्तु को जब मुख्य अक्ष यानी वक्रता केंद्र की ओर स्थानांतरित किया जाता है, वक्रता केंद्र की ओर स्थानांतरित किया जाता है तो प्रतिबिंब पर प्रभाव क्या पड़ता है? तो अभी आप देखिए, इसको हम डिटेल में आपको समझा देते हैं कि बाबू यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आंसर क्या हो जाएगा? फोकस से दूर और वक्रता केंद्र की ओर खिसकता जाता है और प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाता है? बढ़ता जाता है। तो आप देखिए अवतल दर्पण में टोटल कितना कंडीशन होता है? 6, लेकिन यहाँ पर 4 ही लिखा हुआ है। तो आप गौर से आप देखिए इसको। अवतल दर्पण में कई तरह के इमेज बनता है, तो 6 तरह के। अगर बाबू सबसे पहले वस्तु अगर अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब, देखिए ये वस्तु अगर अनंत पर होगा तो यहाँ पर नहीं लिखा गया, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। अगर अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु को अनंत पर रख दीजिएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर, एकदम बिल्कुल फोकस पर। और साइज क्या होगा? बिल्कुल पॉइंट साइज के, एकदम बुटनी भर के, बिंदी भर के बनेगा।
अब बाबू अगर वस्तु को देखिए, पहला कंडीशन जो दिया है यहाँ पे कि जब वस्तु को कहां पर, ये क्या है वक्रता केंद्र है और यहाँ पर क्या है अनंत, अब दोनों के बीच जब वस्तु को रखिएगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो जब अनंत पर रखेगा तो फोकस पे बनेगा, तो जैसे जैसे वस्तु नजदीक आएगा वैसे वैसे प्रतिबिंब क्या होगा, दूर जाता जाएगा। तो जब अनंत पर रखे थे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां, फोकस पे बना था, लेकिन जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखिएगा तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनने लगेगा और वस्तु क्या होगा, थोड़ा आगे आकार छोटा ही होगा। अब बाबू जो दूसरा कंडीशन दिया है, अब अगर दूसरा कंडीशन में यहाँ देखे तो अब पहला समझ गए ना कि अगर वक्रता केंद्र और अगर अनंत के बीच रहेगा तो कहां, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन जो यहाँ पर लिखा गया है, ये देख लीजिए कि अगर वस्तु को सी पर रख दीजिएगा तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी पर, और कैसा बनेगा, तो वस्तु के आकार के बिल्कुल बराबर बनेगा। यानी आप देख रहे हैं ना, जैसे जैसे वस्तु नजदीक रख रहे हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब बड़ा होते जा रहा है और दूर होते जा रहा है। अब अगर वस्तु को सी और एफ के बीच रखेंगे, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा बाबू। अब गौर से सुनिए, और वस्तु से कैसा बनेगा, तो बड़ा बनेगा। यह वक्रता केंद्र पर क्या था, बराबर, और वक्रता केंद्र के अगर जब दूर बन रहा है तो क्या हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा जब सी और एफ के बीच वस्तु को रखेंगे तो। अब इसके बाद बाबू अगर वस्तु को एफ ही पर रख दिया जाता है तो एफ ही पर रख दिया जाएगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो एफ ही पर रख दीजिएगा, प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, तो बताइए अगर एपी पर रख दिया है प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर, और कैसा बनेगा, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा, और क्या बनेगा, आकार में बहुत बड़ा। लेकिन फोकस और एकदम दर्पण के बीच अगर रख देंगे, फोकस दर्पण के बीच रख देंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फिर दर्पण के पीछे बन जाएगा, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और सीधा सॉरी वो बनेगा तो उल्टा बनेगा, क्या पीछे बनेगा, और मतलब क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा, और क्या बनेगा, पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगर नेक्स्ट सवाल ये समझ आया होगा पूरा, आराम से समझिए, ये ध्यान रखिए कि जैसे जैसे वस्तु अगर कहां था, अनंत पर था, प्रतिबिंब कहां बना था, फोकस पे, तो जैसे जैसे वस्तु नजदीक आते जाएगा प्रतिबिंब वैसे वैसे दूर चला जाएगा, और जैसे जैसे प्रतिबिंब दूर जाएगा वैसे वैसे आकार बढ़ता जाएगा। और 5 कंडीशन होता है, जिसमें पांचों कंडीशन में क्या होता है, वस्तु दर्पण के बामी तरफ बनता है। एक कंडीशन केवल जब वस्तु को दर्पण और फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे, और कैसा बनेगा, तो काल्पनिक बनेगा। दर्पण के जब पीछे बनने लगा तो क्या, काल्पनिक बनेगा, जब सामने बनता है तो क्या बनता है, वास्तविक, लेकिन दर्पण के पीछे बनता है तो क्या बनता है बाबू, काल्पनिक। अब यहाँ पर नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, तो आयरन ऑक्साइड यानी लोहे के ऑक्साइड के अयस्कों को अशुद्धियों से सांद्रित कर अलग करने के लिए मुख्य रूप से किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ देखिए इसका आंसर क्या है कि चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा अलग किया जाता है। चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा अलग किया जाता है, किसके द्वारा, तो चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। अब मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड क्या होता है, तो यहाँ से देख लीजिए क्या है बना हुआ, इसमें है। अब यहाँ वस्तु को जो अयस्क है उसको यहाँ पर रखे, और ये गोल जो बेलन है वो किस चीज का है, तो मैग्नेटिक का है, चुंबक का बना हुआ है, मैग्नेटिक ड्रम है। जब इस पे होके यहाँ से गिरेगा ये गोल गोल घूमते रहेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, जो असली लोहा होगा इसमें चिपक जाएगा, और जो गैर चुंबकीय अशुद्धियां होगा वो नीचे गिर जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो फेन प्लावन विधि किसके लिए प्रयोग किया जाता है, अब कुछ विधियां जो दिया गया है महत्वपूर्ण, उस यहाँ ध्यान से देख लीजिए। फेन प्लावन विधि किसके लिए, तो सल्फाइड अयस्क के लिए। फेन प्लावन विधि किसके लिए, सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय पृथक्करण किसके लिए, तो लोहा चुंबक वाला भी बताया, तो निछालन विधि रासायनिक घोल में घुलनशील अयस्कों जैसे बॉक्साइड से एल्यूमिना प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो निसालन विधि को, जिसे लीचिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। बॉक्साइड से एल्यूमिना प्राप्त करने के लिए कौन सा विधि, तो निसालन यानी ब्लीचिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग तो वो होता है जो पानी में शुद्ध करने के लिए जाता है। अब जलीय प्रक्षालन, हल्की अशुद्धियां जैसे मिट्टी रेत को बहाने के लिए किसका प्रयोग किया था, जलीय क्या है, प्रक्षालन। अब नेक्स्ट सवाल क्या है बाबू, बहुत गौर समझिए कि जंतुओं के भोजन में ऑक्सीजन श्वसन के बाद ऊर्जा मुक्त रूप में किस रूप से प्राप्त होता है, जिसे कोशिका के ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, तो एटीपी। इसका आंसर क्या होगा बाबू, एटीपी। अब एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कई बार एग्जाम में एटीपी का फुल फॉर्म भी आता है, तो आप याद रखिए एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और अब आंसर हो गया एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब अगर कभी एडीपी का फुल फॉर्म पूछे तब भी याद रखिए, एडिनोसिन क्या है, डाइफॉस्फेट। डी है तो डाई और टी है तो क्या, ट्राई। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे यहाँ पर देख लीजिए क्या है, नेक्स्ट सवाल क्या है कि निम्नलिखित विकल्पों में से विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, तो सबसे अच्छा चालक कौन है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या दिया होता है, विद्युत धारा के प्रवाह यानी फ्लो के लिए दिए गए विकल्पों में से एल्युमिनियम सबसे अच्छा चालक है। हालांकि बाबू अगर आप कहें तो सबसे अच्छा चालक क्या बनाता है, चांदी को, लेकिन चांदी आप लगा सकते हैं घर में वायरिंग में तो नहीं, तो उसके जगह पर क्या किया जाता है, यूज कॉपर किया जाता है।
तथा कॉपर क्या था, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है ना उसमें सबसे बेस्ट कौन है, एल्युमिनियम। यहाँ पर जो दिया गया सबसे बेस्ट कौन है, एल्युमिनियम है। लेकिन इसे सबसे बेहतर चालक कौन होता है, तो क्या होता है बोलिए, सबसे बेहतर चालक कौन होता है, तो चांदी। अब बाबू ये क्या है कि समान वृत्तीय गति, वृत्तीय मतलब सर्कुलर पाथ पे, समान वृत्तीय गति कहने का मतलब क्या है, तो समान वृत्तीय गति कहने का मतलब क्या है, तो सर्कुलर पाथ पे अगर एक इस तरह का पाथ है, सर्कुलर पाथ है, तो के संबंध में कौन सा कथन सही है। अब ये बात गौर से सुनिए, जब एक वस्तु इस वृत्तीय पाथ पे क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कभी आप एक गीटी या पत्थर बांध के धागा बांध के घुमाए होंगे और जब छोड़ते होंगे तो जहां से छूटता होगा इस तरह, अगर यहाँ छूटा तो इस तरह से, यहाँ छूटा तो इस तरह से, यहाँ छूटा तो इस तरह से, यहाँ छूटा तो इस तरह से आगे भागता है ना। तो यानी जहां पर भी होता है वो टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा के अनुदिश ही भागता है, तरफ ही भागता है। तो अगर एक समान चाल से चला रहे हैं, लेकिन बाबू जब समान चाल से स्पीड तो सेम है, लेकिन हर बिंदु पर इसका क्या होता है, दिशा चेंज होते रहता है, डायरेक्शन चेंज होते रहता है। इसीलिए चाल तो इसका स्थिर रहता है, लेकिन वेग लगातार क्या होता है, बदलते रहता है। क्योंकि वेग यानी वेलोसिटी क्या होता है, तो चाल और दिशा दो दो चीज इसमें होता है। तो डायरेक्शन इंपोर्टेंट है किसके लिए, वेलोसिटी के लिए। तो अगर दिशा बदलेगा, डायरेक्शन बदलेगा, तो उससे क्या है, वेलोसिटी में भी परिवर्तन होगा। ऐसा कहा जाए क्या बदल रहा है, वेलोसिटी भी परिवर्तन हो रहा है। अब अगर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं तो यहाँ देख लीजिए, अब ये बात यहाँ पूरा लिखा हुआ है, आप समझ लीजिए। अब कह रहा है बाबू कि यहाँ पर यदि 2000 वाट क्या है, 2000 वाट के हीटर को 2 घंटे तक जलाया जाता है, तो इसे के द्वारा खपत की गई कुल उष्मा ऊर्जा का मान जूल में कितना होगा। तो देखिए 2000 वाट है, काजी है वाट, और वाट का कैलकुलेशन किसके साथ किया जाता है, सेकंड के साथ। तो एक तो पहले 2 घंटा दिया तो 2 लिखना पड़ेगा आपको, और घंटा को मिनट में चेंज करेंगे 60 से गुना, और मिनट को सेकंड में गुना करेंगे तो सेकंड में चेंज करने के लिए फिर 60 से गुना करना पड़ेगा। तो 60 गुना 60 कितना, 3600, 2 गुना फिर से 2 गुना करेंगे तो कितना, 7200, और 7200 में फिर से 2 गुना कर देंगे तो कितना, 144 पर 0 ही 0 हो जाएगा। अब बाबू यहाँ से देखिए 2000 यहाँ 2 जीरो और 2 जीरो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 3 5 बहुत 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आगे देखिए बाबू, अब कह रहा है कि इतना हो गया। अब क्या होता है, जूल बराबर एच बराबर क्या होता है, तो आई इंटू क्या होता है, तो टी यानी टाइम। अब उसमें दिया हुआ आता है खपत, अब इसमें गुना कर देंगे फिर से, 2 घंटे तक चला है ना, तो ये आ गया कितना, 100। अभी आप देख लिए थे कितना आया था, 144 और गुना 5 जीरो। अब बाबू अगर 5 जीरो आया था तो उसको देखिए ना, अब आप ये यहाँ पर फिर से समझा दे, थोड़ा सा देखिए कि 144 और फिर क्या 5 जीरो अगर आ गया था, तब 5 जीरो आया था, तब 5 जीरो को 10 के पावर 5 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर डेसिमल बैठा देंगे तो ये 2 जीरो और देना पड़ेगा, तो यहाँ पर 5 की जगह पर 2 जीरो और जुड़ के कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये आंसर होगा कितना, 10 के पावर 7। कितना होगा बाबू आंसर, 1.4 इंटू 10 के पावर 7 आंसर होगा। अब हम चलते हैं कितना, नेक्स्ट सवाल पे। अब नेक्स्ट सवाल पर यहाँ देखिएगा तो कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर, पृथ्वी की सतह ये है, इसे h ऊंचाई पर एक वस्तु रखी जाती है जिसका द्रव्यमान कितना है, m। द्रव्यमान कितना है बाबू, m kg है। तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, तो आप जानते हैं कि P स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mg h होता है। और एक होता है क्या, आप जानते हैं ना गतिज ऊर्जा, के इसे लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इंग्लिश में कहते हैं। ये क्या होता है, हाफ इंटू एम भी, माफ कीजिएगा एम भी स्क्वायर लिखे हैं, ये क्या काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ इंटू एम बी स्क्वायर, गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ इंटू एम बी स्क्वायर। अब कहेगा किसी वस्तु के वेग में अगर 2 गुना कर दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा का गुना हो जाएगा। तो यहाँ देखिए भी स्क्वायर है, तो भी को अगर 2 गुना कीजिएगा तो पूरा काइनेटिक एनर्जी का गुना हो जाएगा, 4 गुना, 3 गुना कीजिएगा तो क्या गुना हो, 9 गुना, अगर 4 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा बाबू 16 गुना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, आप देखिए बहुत गौर से। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण। कहता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल के अणु यानी H2O के प्रकाशीय अपघटन के फलस्वरूप कौन सी गैस उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट, जैसे हम लोगों का बाई प्रोडक्ट क्या होता है, पसीना ये सब निकलते रहता है ना, वो हम लोग का बेस्ट मटेरियल क्या है, बाई प्रोडक्ट है। उसी तरह से जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो बाई प्रोडक्ट क्या होता है, तो ऑक्सीजन होता है। बाई प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन। लेकिन वो पेड़ पौधों के लिए ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है, लेकिन हम लोग के लिए तो प्रीमियम चीज है ना, बिना इसके तो आदमी क्या हो जाएगा, मर ही जाएगा। तो ऑक्सीजन। अब बाबू आप एक प्रकाश संश्लेषण का समीकरण आपको याद रखना पड़ेगा, और हम ट्रिक बता रहे हैं वो ध्यान रखिए कि क्या है, ये सीधा सीधा याद रखिए, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, और पेड़ पौधा लगाते हैं तो बाल्टी पानी मारते रहते हैं तो बहुत ज्यादा पानी देते हैं, यानी 12 को क्या हो जाएगा, जल। 12 को क्या देना पड़ेगा, जल। अब प्रकाश की उपस्थिति में और कौन होना चाहिए, क्लोरोफिल भी होना चाहिए साथ में। पौधा में तो क्लोरोफिल रहबे करेगा, प्रकाश की उपस्थिति होना चाहिए। तो प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, C6H12O6, और उसके बाद क्या बन जाएगा बाबू, तो 6 गो ऑक्सीजन बन जाएगा, और फिर क्या बन जाएगा, 6 गो जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 6 गो जल। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। अब इस आपको याद रखना है इक्वेशन को, कई बार इक्वेशन भी आता है एग्जाम में। अब नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है कि यदि ये कह रहा है यदि कार्बन डाइऑक्साइड
CO2 और जल का सही आणविक द्रव्यमान क्या होगा? तो आप जानते हैं कि C6 कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कार्बन C6 होता है, और एटॉमिक वेट यानी भार कितना होता है? तो 6 दूना का 12। अब देखिए बाबू, ऑक्सीजन O8 होता है, एटॉमिक मास कितना होता है? 8 दूना के 16। तो ये 8 दूना के 16 एक होता है, लेकिन है क्या वो? 2 मोलिक्यूल है, तो 16 दूना के 32, 32 और 12 कितना होगा बाबू? तो 44 हो गया। ये किसका? तो कार्बन डाइऑक्साइड के। अब बाबू उसके बाद जल का देखते हैं, तो जल का तो बहुत लोगों को याद हो रहता है कि 18, लेकिन आपको नहीं याद है, देख लीजिए। हाइड्रोजन का एक होता है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर भी, तो वो क्या हो जाएगा? 2। और फिर ऑक्सीजन O8, तो 8 दूनी के 16, तो 16 दू 18। तो जल के कितना होता है? एटॉमिक मास 18, और लेकिन उसका किसका? तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है बाबू? तो 44। तो 18 और 44 जहां पर है वो आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर भारी जल का पूछेगा तो ध्यान रखिएगा 20। भारी जल कितना होता है बाबू? एटॉमिक मास कितना होता है? तो 20 होता है। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि यहाँ देखिए, कह रहा है कि पर्यावरण में अजैव निम्नीकरण यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्टों का मुख्य प्रभाव या कार्य क्या होता है? तो यह तेजी से मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी जो गलते नहीं है। अब क्या है, इसके बाद क्या कहता है? वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं? बिल्कुल नहीं। आप पर्यावरण में पूरी तरह से कीटाणु मुक्त करते हैं? नहीं। ये क्या करते हैं? तो संचित होकर लंबे समय तक प्रदूषण फैलाते रहते हैं। अगर प्लास्टिक का यूज करते रहते हैं तो ये क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और ये क्या है? पर्यावरण में लंबे समय तक संचित होकर रहता है, गलता नहीं है, और प्रदूषण फैलाते रहता है। और जो प्लास्टिक आजकल बायोडिग्रेडेबल जो गल भी जाते हैं, उसको यूज करके बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि वो बाबू वो तो मोलिक्यूल के रूप में, जैसे कि पालक में खाते हैं तो क्या रहता है? आयरन। लेकिन आयरन खाते हैं तो आपको पता चलता है कि उसमें आयरन नहीं फंसता है दांत में? नहीं। उसी तरह से बहुत मोलिक्यूल पार्टिकल के रूप में प्लास्टिक जो है ना, बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक होता है, वो गल जाता है, फिर वो पेड़ में जाता है, पेड़ से फल बनता है, उसमें जाता है, और उसको फिर आप खा जाते हैं तो आप में जाता है। अब ऐसा जो लेटेस्ट रिसर्च है, उसमें कई लोगों के, महिलाओं के दूध में, जो ब्रेस्ट फीडिंग, जो दूध पिलाने वाली महिला होते हैं, उनके दूध में भी क्या निकल रहा है? तो ये प्लास्टिक का बायोमोलिक्यूल निकला था, ध्यान रखें, कम यूज करें प्लास्टिक का। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बाबू। अब नेक्स्ट सवाल क्या है कि यहाँ पर सोडा अम्ल अग्निशामक में बेकिंग सोडा का प्रयोग करने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या है? यहाँ पर बात देख लीजिए कि यह अम्ल के साथ मिलकर तीव्र गति से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करता है, और जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगा, वहां पर आग खुद ब खुद बुझ जाएगा। जैसे आप एक मोमबत्ती को गिलास से ढक देते हैं, जब तक ऑक्सीजन रहता है तब तक जलते रहता है, और जब ऑक्सीजन खत्म होता है तो क्या हो जाता है? मोमबत्ती बुझ जाता है। उसी जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा तो आग खुद ब खुद बुझ जाता है। तो इसीलिए क्या यूज किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का, क्योंकि बेकिंग सोडा किसके साथ? आम्ल के साथ मिलकर तीव्र गति से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करता है, और वहां पर आग को कम कर देता है या फिर बुझा देता है। अब बाबू नेक्स्ट सवाल में यहाँ देखिए, परमाणु की संरचना के संदर्भ में न्यूट्रॉन की प्रकृति और स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? न्यूट्रॉन के बारे में, तो जो परमाणु होता है, वो ये जो नाभिक होता है उसके, ये क्या है? तो एटम के यहाँ पे अंदर कौन होता है? तो प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होता है। और बाहर कौन चक्कर काट रहा होता है? इलेक्ट्रॉन। बाहर कौन चक्कर काट रहा होता है? इलेक्ट्रॉन। बाहर कौन चक्कर काट रहा होता है बाबू? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। और न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो चार्जलेस होता है। कौन? न्यूट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन पर कैसा होता है? तो पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन एकदम लफुआ टाइप के बच्चा है, ये क्या करता है? केवल दिन भर चक्कर काटते रहता है। चक्कर काटेगा तो एनर्जी लॉस हो जाएगा, तो क्या चल जाएगा? नेगेटिव में चल जाएगा। पैसा उसा बहुत खर्चा कर जाएगा, तो कौन में? नेगेटिव में। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है बाबू? नेगेटिव में, और ये बाहर चक्कर काटते रहता है। सवाल यहाँ तत्काल में क्या है? न्यूट्रॉन के बारे में पूछा है। तो ये कण क्या होते हैं? ये क्या है? ये नेगेटिव होते हैं न्यूट्रॉन? बिल्कुल नहीं, ये आवेशहीन होते हैं, और ये नाभिक के केंद्र में होते हैं, अंदर होते हैं। कौन? तो न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? बाहर चक्कर काट रहा होता है। तो परमाणु अगर द्रव्यमान के मान पूछे ना, जेड, तो जेड बराबर भी क्या होता है? P + N, यानी प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, वही क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। वही क्या होता है बाबू? द्रव्यमान संख्या। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि अब अगर नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देखिएगा तो क्या कह रहा है कि एक पिंड 30 सेंटीमीटर की दूरी 1.5 घंटा में तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगा? तो बाबू चाल बराबर आप जानते हैं क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है बाबू? तो चाल बराबर क्या होता है? आप जानते हैं ना, चाल बराबर क्या हो जाता है? दूरी बटा समय हो जाता है। चाल बराबर क्या हो जाता है? तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या हो जाता है? थोड़ा कलर चेंज हो गया था। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। आप जानते हैं, इतना बात सबको पता रहना चाहिए। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल कितना दिया हुआ है? 30 दूरी कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर, और टाइम दिया है कितना? 1.5 घंटा। तो ये 2 बार में नहीं कट जाएगा, तो 2 कट गया, और जो दशमलव नीचे था उसके बदले ऊपर 0, यानी 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर पर आवर हो जाएगा। इसका चाल कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर पर आवर हो जाएगा। तो जहां पर ये आंसर है 20 सेंटीमीटर पर आवर, तो उसको लगा लीजिए 20 सेंटीमीटर पर आवर। अब बाबू नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब नेक्स्ट सवाल क्या है? तो यहाँ गौर से बहुत देखिए, ध्यान से, और आप भी साथ साथ पढ़ा कीजिए, ऐसा नहीं कि केवल मस्ती काटते रहिए।
अब यहाँ पे बाबू देखिए कह रहा है कि यदि घने जंगल या मैदानी इलाकों में रहने वाले पक्षियों की तुलना में पर्वतीय क्षेत्रों के पक्षियों के पंख और मांसपेशियां अधिक मजबूत होने का कारण क्या है? तो अधिक मजबूत होने का कारण क्या है? तो यहाँ पर देख लीजिए बहुत गौर से। तो यहाँ पर ये समझिए कि विरल हवा यानी कम वायुदाब, यानी ऊपर जो पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है, कम वायुदाब होते हैं और तेज हवाओं के बीच लंबी दूरी तय करने के कारण इनकी पंख और पैर क्या होते हैं, तो बहुत मजबूत होते हैं। क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। अब एक बात और ध्यान रखिए कि एक पक्षी जो है जो रसिया से कहाँ जाती है, इंडिया, उसको साइरस कहते हैं, साइरस पक्षी कहते हैं। और बिहार में कहीं पर आता है, तो कहाँ पर आता है, तो नवादा जिला में। बिहार में कहीं पर आता है, तो नवादा जिला में आता है। और भारत में सबसे पहले कहाँ आता है, राजस्थान में आता है, रणथंभौर राजस्थान में। अब उसके बाद बाबू केवला देव पक्षी विहार जो आदि पक्षी अभयारण्य है वहां पर आता है राजस्थान में, और बिहार में कहाँ, तो नवादा जिला में। अब बाबू नेक्स्ट सवाल क्या है कि केकड़े और केचुए के शरीर पर बाहरी सख्त या सुरक्षात्मक परतें होती है, उसका मुख्य जैविक कारण क्या है? तो इसका मुख्य जैविक कारण क्या है? तो यहाँ देखिए कि यह आंतरिक अंगों की रक्षा करती है और नमी बनाए रखने देती है और शरीर को सहारा प्रदान करती है। अब नेक्स्ट सवाल देखिए कि तेल और पानी को आपस में मिलाने पर किस प्रकार के मिश्रण होता है? तो ये विषमांगी मिश्रण होता है। तो विषमांगी मिश्रण जैसे कि मसूर की दाल और चना की दाल बनाइए नहीं, केवल फेंट दीजिएगा तो दोनों अलग अलग दिखते रहता है ना, तो वो विषमांगी मिश्रण हो गया। लेकिन जब बना देंगे तो समांगी मिश्रण हो जाएगा, यानी कुकर में सिझा देंगे तो समांगी मिश्रण हो जाएगा। लेकिन जब दोनों को मिला दीजिएगा केवल, तो दोनों अलग अलग दिखते रहता है, तो वो क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। अब बाबू यहाँ पर क्या सवाल है कि कोट्टू आटम ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में क्या है, उत्सवों मंदिरों के त्योहारों के रूप में दौरान मनाया जाने वाला त्योहार है। अब बाबू ये आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बच्चों का एग्जाम अभी नहीं हुआ है उनको कम से कम शेयर कीजिए। धन्यवाद।